नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का अहम ही रोल होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 अगस्त का, तो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान दिवस भी मनाया जाता है। या विभाजन विभीषिका दिवस को विभाजन स्मृति दिवस भी कहा जाता है। पाकिस्तान दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को ही। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस या पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आई NIPFP की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो हमारा आंसर है 6% की दर से बढ़ेगी। बात करें NIPFP की, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि NIPFP क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, जिसका दर जो है अर्थव्यवस्था की तरफ से दर जो है 6% बढ़ा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में से किसे बाहर करने के लिए विशेष कर किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर कर दिया है? तो नियुक्ति करने के लिए कहने का मतलब ये है कि मुख्य चुनाव की नियुक्ति होने पर एक विशेष पैनल का गठन किया जाता था। उस पैनल में से अब कौन लोग हट जाएंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाएंगे? तो हमारा आंसर है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल से बाहर कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के एक मीटिंग के एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें क्रम के हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, 34 कुल न्यायाधीशों की संख्या है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल जो आगंतुक के लिए लॉन्च किया है। सुपेश और फास्टर पोर्टल सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें क्रम के हैं। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी है। और नियुक्ति कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की? तो राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। और मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपये होता है। और अन्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। DBT को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। बात करें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो गए, तो DBT क्या है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लॉन्च किया है। बात करें शिक्षा का, तो RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया। वहीं RTI की बात करें तो RTI 2005 में आया और RT 2009 में आया। बात करें शिक्षा का अधिकार
86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और जब शिक्षा की बात आई है तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 में के कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर लागू हुआ। अब बात करें नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है, तो 5+3+3+4 है। नई शिक्षा नीति का मॉडल 5+3+3+4 है। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? तो अलापुझा में होगा। अलापुझा में होगा। तो केरल में एक स्थान है अलापुझा, वहीं पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। बात करें अगर केरल भी ऑप्शन में है, अलापुझा भी रहेगा, तो मेनली हम लोग अलापुझा में लगाएंगे, क्योंकि जिस जगह पे हो रहा है उसका हम लोग बात करें। अगर अलापुझा नहीं होता तब हम लोग लगाते वहाँ पे केरल को ऑप्शन चूज करते। केरल में ही पड़ता है। बात करें केरल विधानसभा, अभी हाल ही में केरल विधानसभा ने अपने विधेयक एक पारित हाल ही में केरल विधानसभा ने केरलम नाम करने के लिए, अपने राज्य का नाम केरलम करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। लू के कारण सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुआ है? तो केरल में हुआ है। 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ हुआ? तो केरल में। मालाबार तट केरल में है, तो केरल में हुआ। किस क्रम का है? तो 9वां क्रम का मालाबार नदी महोत्सव है। नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो नौका दौड़ केरल से है। क्षेत्रीय भाषा में कौन सा हाई कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाया है? तो केरल हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला सुनाया। केरल की भाषा क्या है? तो केरल की भाषा मलयालम है। 1 स्कूल 1 IAS किस राज्य की है? तो केरल की है। हाल ही में एड्यूर मिर्च और अट्टियूर आम को माफ़ कीजिएगा, हाल ही में एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग मिला। हाल ही में एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को GI टैग मिला। और नेहरू ट्रॉफी की बात आई है तो नेहरू ट्रॉफी एक नौका दौड़ से भी संबंधित है और एक नेहरू ट्रॉफी हॉकी से भी संबंधित है। तो जैसा विकल्प में आए वैसा लगाना है आप लोगों को। तो नेहरू ट्रॉफी हॉकी और नौका दौड़ दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में भारत ने कब तक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो हमारा आंसर है 2030 तक। 2030 तक भारत ने गैस को 2030 तक गैस को 15% 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। बात करें गैस का, तो गैस LPG में कौन सा ये होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। अगर गैस में रिसाव लीकेज रहता है तो कैसे पता चलता है? तो मिथाइल मरकप्टेन के कारण। और CNG में मीथेन पाया जाता है। CNG जो अभी जितना भी गाड़ी घोड़ा चलता है CNG में मीथेन पाया जाता है। और बात करें धान की खेत में पशु के जुगाली में मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। जब लक्ष्य का बात आया है तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 में है। TB उन्मूलन का लक्ष्य 2025 में है। और TB उन्मूलन का लक्ष्य 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर का लक्ष्य है और पूरे विश्व में 2030 का लक्ष्य है TB उन्मूलन का। विश्व में 2030 का है TB उन्मूलन का। 2030 तक एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS मिला है? हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS मिला है? तो सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS मिला है। बात करें RICS का मतलब क्या होता है? तो रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वे, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वे। तो
सुभाष रुनवाल जी को क्यों दिया गया? तो सुभाष रुनवाल जी रियल एस्टेट डेवलपर हैं। सुभाष रुनवाल जी रियल एस्टेट डेवलपर हैं, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। बात करें ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। वहीं ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया। गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो रतन टाटा जी को दिया गया। पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रेम प्रकाश को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम प्रकाश को दिया गया। वहीं बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला वाला नरेंद्र मोदी को दिया गया और अभी हाल ही में दूसरा वाला आशा भोसले जी को दिया गया। हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया? हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया? तो पहले 6 दिन आईपीओ लिस्टिंग में समय लगता था, लेकिन अब जो है 3 दिन कर दिया, घटाकर आधा कर दिया। सेबी ने पहले 6 दिन लगता था, लेकिन अब घटाकर उसे आधा कर दिया, 3 दिन के लिए कर दिया, 3 दिन अब लगेगा। बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ और अधिनियम कब का है? तो अधिनियम 1992 का है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुआ और अधिनियम 1992 का है। गैर वैधानिक निकाय है, गैर वैधानिक निकाय है। और सेबी की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर हुआ। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है माधवीपुरी बुच हैं। सेबी जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखने का काम करती है सेबी। हाल ही में किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है? तो जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा नीति आयोग ने स्थापित किया। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए हैं। अरविंद पनगरिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए हैं। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपना नया डिज़ाइन और लोगो लॉन्च किया है। बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुआ। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयर इंडिया के वर्तमान हेड N चंद्रशेखरन हैं। तो चलिए कुछ 2-4 एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है? तो मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नागपुर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो हमारा आंसर है भारत। भारत ने एशियाई चैंपियनशिप हॉकी का विजेता टीम बना है। चेन्नई ने होस्ट किया। भारत में हुआ जब भारत चेन्नई ने होस्ट किया। 7वें क्रम का है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, 7वें क्रम का है।
और राधा कृष्णन स्टेडियम में आयोजन हुआ। राधा कृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। विजेता भारत है और मलेशिया को हराकर विजेता बना भारत। भारत 4 बार विजेता बना और सबसे अधिक बार भारत ही विजेता बना, यानी कहें तो सर्वाधिक बार जीतने वाला देश तो भारत है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 7 बार हुआ, 7 बार में 4 बार भारत जीता है और हर 2 वर्ष के अंतराल पर एक बार आयोजन होता है। 2 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन होता है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का। अब जब हॉकी का बात आया है तो पुरुष हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ तो ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। पुरुष हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ तो ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। बात करें हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का है। पुरुष हॉकी कौन सा देश जीता? जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया तो हमारा आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में लॉन्च किया गया। वहीं बात करें ADEX तो ADEX का मतलब एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज और ADMF का मतलब एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भारत में पहली बार लॉन्च हुआ। भारत में पहली बार लॉन्च हुआ, इसलिए ज़्यादा इसको याद रखना ज़रूरी है। कृषि डेटा का उचित उपयोग हो सके, इसका मतलब क्या है तो आइए जानते हैं। कृषि डेटा का उचित उपयोग हो सके, समस्या का समाधान हो सके, जहां जिस चीज़ का ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद के पास पहुंचाना। किसी के पास खाद है या नहीं, किसी के पास बीज है या नहीं, पानी का व्यवस्था सही से हो पा रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए वहां पर ज़रूरत जहां है ज़रूरतमंदों के पास उसे पहुंचाना। जब हैदराबाद का बात आया है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। PV सिंधु किस राज्य से संबंधित है तो PV सिंधु हैदराबाद राज्य से संबंधित है। गोल्ड ATM हैदराबाद में। और वहीं पर ODF प्लस गाँवों में तेलंगाना टॉप पर है। ODF प्लस गाँवों में तेलंगाना टॉप पर है। और कृषि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कृषि से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कृषि से संबंधित है। और विश्व स्तरीय जो है नॉर्मन बोरलॉग को कृषि का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तरीय कृषि का जनक कहा जाता है। और भारत स्तरीय कृषि का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा तो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। बात करें उज्जैन का तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और वहीं सिंगल स्टॉक मार्केट है जो है, एक जिला एक उत्पाद वाला राज्य कौन सा है तो सिंगल मध्य प्रदेश में। वहाँ पर वहाँ का GI टैग, वहाँ का हस्तशिल्प उत्पाद, हर राज्य का प्रसिद्ध बाजार सब वहाँ उस यूनिटी मॉल में देखने को मिलेगा। बात करें उज्जैन का तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है तो उज्जैन में। उज्जैन से अलग होकर नागदा 54वां जिला प्रस्तावित हुआ है। अभी बना नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन 54वां जिला जो है नागदा उज्जैन से अलग होकर बनने का प्रस्ताव रखा गया है। बात करें उत्कर्ष और उन्मेष तो कहाँ पर लागू हुआ तो भोपाल में। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में। और हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला? देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला तो कुपवाड़ा ज़िला को मिला, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुपवाड़ा ज़िला जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय सीमा का पहला डाकघर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा वहीं पर डाकघर स्थित है। यूँ कहे तो LOC से पहला डाकघर, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ से उधर से आने में पहला डाकघर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है तो मनोज सिन्हा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। चिनाब नदी के तल से 415 मीटर की ऊंचाई पर यह ध्वज फहराया गया था। बात करें लेवेंडर फेस्टिवल तो जम्मू कश्मीर का है। पीर पंजाल, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बुर्जिल दर्रा सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोग को कैसा हमारा एपिसोड लग रहा है सो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय दे, जैसा है बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।